दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवले क्लासेस में। दोस्तों आज बात करेंगे अपन कक्षा 10 का जो 2024 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसके लिए बोर्ड ने सिलेबस जारी किया है। जो पहले जो सिलेबस था एनसीईआरटी की जो बुक चल रही थी उसमें कुछ टॉपिकों को हटा दिया गया और नया सिलेबस जारी किया गया। अब 10वीं कक्षा के जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं वो इसी सिलेबस को ध्यान में रखकर उनको तैयारी करनी। तो जो पहले सिलेबस था थोड़ा बड़ा था, उस सिलेबस में कुछ टॉपिक हटा दिए गए। तो अपन देखते हैं इसमें कि विज्ञान और गणित में कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए, तो आपके लिए और भी इजी हो गया सिलेबस। तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे विज्ञान और गणित के सिलेबस की, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए और आपके कौन कौन से टॉपिक इसमें रखे गए। जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें सारे लेसन इंडेक्स दे रखी है। तो अपन बात करते हैं इसमें विज्ञान के सिलेबस की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है 2024 के लिए, आपका एग्जाम होगा 2024 में होगा। ये विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम है। आपका पेपर होगा 3.25 घंटे का पेपर होगा और 80 नंबर का आपका वार्षिक परीक्षा बोर्ड का जो पेपर होगा 80 नंबर का, और 20 नंबर आपके सत्रांक यहाँ से जाएंगे, जिसमें तीनों टेस्ट और अर्धवार्षिक मिलाकर 20 नंबर में से आपके सत्रांक भेजे जाए। तो कुल आपका 100 नंबर का पूर्णांक हो जाएगा। आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो कुल आपका वार्षिक परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वो 600 नंबर का होगा। 600 नंबर से आपके परसेंट बनेंगे। तो आप अपना लक्ष्य अभी से तैयार कर लेना कि आपको 80% बनाने, 85% बनाने, 90 क्रॉस करने। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी जारी रखिए। देखते हैं कौन कौन सा सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक को हटा दिया गया है और कितने पार्ट आपके रखे गए। तो विज्ञान की बात करें अपन, तो विज्ञान में जो पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये पार्ट पहले भी था और अभी भी है, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक आपके हटा दिए गए। अभी कौन कौन से टॉपिक इसमें रखे? सिंपल है, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार इस पार्ट में रखे गए। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार अपन पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, तीव्र अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, ये सारा अपन पढ़ेंगे। तो ये आपके रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पहले पाठ में रखे। और दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव को भी रखा गया। इन दैनिक जीवन में उपचयन यानी रिडक्शन होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आलू चिप्स की थैली आती है तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि यदि उसमें ऑक्सीजन गैस भरेंगे तो ऑक्सीकरण के कारण आलू चिप्स या कुरकुरे होंगे, खराब हो जाएंगे। तो ऐसा दैनिक जीवन में उपचयन के क्या क्या प्रभाव है वो उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो ये पहला पार्ट था आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। नेक्स्ट दूसरा पार्ट है अम्ल क्षार लवण। दूसरा पार्ट है अम्ल क्षार एसिड बेस, है ना। अम्ल क्षार और लवण वाला पार्ट है। इसमें अम्ल क्षार और लवण की परिभाषा अपन को याद रखनी है। 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। आर्हेनियस का सिद्धांत है, ब्रोंस्टेड लोरी का सिद्धांत है और लुईस संकल्पना। इसके आधार पर अम्ल क्षार और लवण को परिभाषित किया, वो अपन को देखना है। अम्ल क्षार में क्या क्या समानता है, दोनों में क्या क्या अंतर है, पीएच स्केल के आधार पर अम्ल क्षार अम्लों की पीएच कितनी होती है और क्षारों की पीएच कितनी होती है। तो ये इसमें रखा गया है लेसन 2 में। तो ये अपन को याद रखना है। पूरा डिटेल से अपन पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट जो भी वीडियो में डालूंगा आपको हर लेसन का अलग अलग वीडियो बनाकर मैं आपके लिए डालता रहूँगा। नेक्स्ट तीसरा लेसन है धातु और अधातु। धातु और अधातु में दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में याद रखना। तो धातुओं के भौतिक गुण कौन से, रासायनिक गुण कौन से, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, और इनकी रासायनिक अभिक्रिया अपन को याद रखनी। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। अधातुएं होती वो उनकी अभिक्रिया जल के साथ कराते तो क्या बनता है, O2 के साथ अभिक्रिया कराते तो क्या बनता है। धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। तो ये सारा इस धातु और अधातु वाले पार्ट में रखा गया है। नेक्स्ट ये निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, संक्षारण क्या है और संक्षारण की सुरक्षा के क्या क्या उपाय। संक्षारण, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं, और जंग को बचाने के लिए क्या क्या उपाय है उसके बारे में अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट चौथा पार्ट है कार्बन है उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक कौन कौन से, कार्बन के प्रमुख क्रिस्टल कौन कौन से, 2 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। दोनों के प्रकार के बारे में, क्रिस्टलों के बारे में अपन को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कार्बन के जो क्रिस्टलीय
अपरूप है और एक अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। क्रिस्टलीय अपरूप में तो उनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय अपरूप में उनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होती है। तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन आता है। अक्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तो जैसे कोयला है या काजल है और ये कोक है, ये सारे अक्रिस्टलीय अपरूप में आते हैं। तो ये कार्बन के यौगिक के प्रमुख अपरूप है, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। इसके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे और यौगिक दे रखा, इथेनॉल दे रखा, एथेनोइक एसिड दे रखा और साबुन और अपमार्जक के बारे में इस पाठ में अपन को पढ़ना है। तो ये था अपना चौथा पाठ। तो देखा जाए तो 1 से लेकर 4 पाठ तक ये केमिस्ट्री के पाठ है। 1 से लेकर 4 पाठ तक केमिस्ट्री के पार्ट है। इसको अपन विस्तार से आगे अपन देखेंगे। अब देखते हैं अपन इसकी जो केमिस्ट्री के पार्ट थे, पहली यूनिट थी। अब सेकंड यूनिट दे रखा अपन को। सेकंड यूनिट में 5वां पार्ट है जैव प्रक्रम का। जैव प्रक्रम में पढ़ेंगे अपन जैव प्रक्रम क्या होता है। पोषण में पूरा पाचन तंत्र आ जाएगा, फिर श्वसन तंत्र है, फिर अपना परिसंचरण तंत्र है और उत्सर्जन तंत्र। ये चारों तंत्रों के बारे में अपन को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। छठा पाठ है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में जंतु तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका कोशिका, पादपों में समन्वय और जंतु हार्मोन्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। पादप हार्मोन भी इसमें दे रखा है और जंतु हार्मोन भी हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एडिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, सारी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स और उनके क्या क्या कार्य है, इसके बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। छठा पाठ, ठीक है। नेक्स्ट 7वां पाठ है जीवों में प्रजनन। तो जनन के बारे में दे रखा है, नर जनन और मादा जनन दोनों के बारे में विस्तार से, और लैंगिक जनन की विधियाँ कौन कौन सी और अलैंगिक जनन की विधियाँ कौन कौन सी, ये 7वें पाठ में दे रखा है। 8वां पाठ आनुवंशिकता और जैव विकास। इसमें मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे प्रभाविकता का नियम है, पृथक्करण का नियम है और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। और आनुवंशिकता क्या होती है उसमें पढ़ेंगे। एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण क्या है, प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो ये है अपना आनुवंशिकता वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो ये 5 से लेकर 8 पार्ट, यानी कुल 4 पार्ट दे रखे आपके बायोलॉजी के पार्ट दे रखे, ठीक है। पहले 4 पार्ट केमिस्ट्री के थे, फिर 4 पार्ट आपके बायोलॉजी के थे। अब आती है आपकी फिजिक्स। जो 9वां पार्ट है उसमें दे रखा है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। बहुत ही अच्छा पार्ट है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, और ये पार्ट आपके आगे भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में भी बहुत अच्छा काम आता है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अपन 9वें पाठ में पढ़ेंगे। फिर मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। तो मानव नेत्र की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और नेत्र के कौन कौन से दोष होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है। इस दोषों के बारे में भी इसी पाठ में दे रखा है। फिर प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश के प्रकीर्णन, इन घटनाओं के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट 11वां पाठ विद्युत धारा। इसमें पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है ओम का नियम। ओम के नियम पर आधारित है पूरा पाठ। विद्युत धारा क्या होती है, परिपथ में विभव और विभवांतर क्या होता है, दोनों में अंतर, विद्युत परिपथ के आरेख, ओम का नियम, और प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है, प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। ये अपन विद्युत वाले पाठ में पढ़ेंगे, जो 11वां पाठ है। नेक्स्ट 12वां पाठ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पूरा लेसन ही दे रखा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का। इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय रेखाएं क्या होती है, और विद्युत मोटर क्या होती है, विद्युत जनित्र क्या होता है, इसके बारे में इस पाठ में दे रखा है। तो ये अपन को पढ़ना है लेसन 12, ठीक है। नेक्स्ट 13वां लेसन है हमारा पर्यावरण। इसमें पर्यावरण संबंधी पाठ है। पारितंत्र क्या होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने कौन कौन से उपाय है। तो ये अपना 13वां पाठ है। तो देखा जाए तो पहले जो एनसीईआरटी की बुक थी उसमें कुल 15 पाठ थे। कक्षा 10 में कुल 15 लेसन थे, और अभी देखा जाए तो कुल 13 लेसन है ना। इन कुल मिला के 2 लेसन तो हटा दिए गए, और बाकी जो लेसन थे उसमें से भी बहुत सारे टॉपिकों को हटा दिया गया। तो आपके लिए सिलेबस बहुत इजी कर दिया गया। अगर आप चाहो तो आसानी से आप 90+% आसानी से बना सकते हो, साल भर आप मेहनत करो तो दोस्तों आप निरंतर मेहनत करते रहना, हम आपके साथ हैं। जो भी आपकी कोई समस्या है तो उसका अपन हल निकालेंगे। ये तो था अपना विज्ञान का सिलेबस। अब अपन बात करते हैं गणित के सिलेबस की। तो गणित में कौन कौन से जो प्रश्नावलियाँ थी उसमें से कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए। तो गणित के सिलेबस की अपन बात करते हैं।
ये तो सामाजिक का सिलेबस है, गणित का सिलेबस निकाल। जिस भी किसी को अगर पूरे सिलेबस की PDF फाइल चाहिए तो वो अपने इस नंबर पर 9828684808 पर व्हाट्सएप कर देना, इसकी PDF मैं आपके भेज दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है 9828684808। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। सिंपल से नंबर है 9828684808। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देना, ये PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब गणित के सिलेबस की बात करें तो गणित का जो पेपर होगा वो भी 3.25 घंटे का पेपर होगा, वार्षिक परीक्षा का पेपर जो मार्च 2024 में होगा आपका। ठीक है, 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर आपके स्कूल स्तर से भेजे जाएंगे, 17 अंक, और कुल मिला के देखा जाए तो 100 नंबर आपका कुल पूर्णांक होगा। 20 तो आपके 17 अंक और 80 नंबर का आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा। ठीक है, गणित में बात करें तो पहली प्रश्नावली अपनी वास्तविक संख्या की, जिसमें परिमेय और परिमेय संख्या दे रखी, उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो ये पहली प्रश्नावली सिंपल है, ये भी परिमेय अपरिमेय संख्या HCF LCM निकालना। दूसरी प्रश्नावली, ये पहली यूनिट होगी पहली प्रश्नावली की। फिर दूसरी यूनिट है बीजगणित की, इसमें बहुपद है। दूसरी प्रश्नावली, बहुपद में भी शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ और बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध दे रखा है, सिंपल सा है, ये भी अपन पढ़ेंगे। फिर तीसरी प्रश्नावली आपके 2 चरों वाले रैखिक समीकरण दे रखे, उसमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दे रखी। पहले एक विधि थी आपके वज्र गुणन विधि, उस विधि को यहाँ से हटा दिया गया। तो दोनों विधियों के बारे में अपन पढ़ेंगे, दोनों विधि के आधार पर सवाल करें। नेक्स्ट चौथी प्रश्नावली द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में अपन पढ़ेंगे गुणनखंड करना है, और गुणनखंड द्विघात समीकरणों का गुणनखंड करना और उनके मूल ज्ञात करने, मूलों की प्रकृति क्या है। इसमें भी पहले जो श्रीधराचार्य सूत्र था उसको हटा दिया गया। फिर समांतर श्रेणी में nवां पद ज्ञात करना और समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना। ये बहुत ही अच्छी प्रश्नावली समांतर श्रेणी की, an और sn वाले सूत्र इसमें अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर तीसरी यूनिट आती है ज्यामिति। त्रिभुज में देखा जाए समरूप आकृतियाँ कौन सी है, त्रिभुजों की समरूपता के नियम कौन से हैं और समरूपता के लिए कसौटियाँ क्या है। तो ये भी सिंपल सी प्रश्नावली है समरूपता के आधार पर। नेक्स्ट 10वीं प्रश्नावली है वृत्त की स्पर्श रेखा। तो एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अगर 2 वृत्त हैं दोनों आपस में स्पर्श कर रहे हैं तो उसमें कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 2 वृत्त है जो कुछ दूरी पर स्थित है तो उसमें कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या के आधार पर ये प्रश्नावली है, ये 10वीं प्रश्नावली। नेक्स्ट चौथी यूनिट में 7वीं प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति, जो पहले भी दे रखी थी, लेकिन इसमें जो 7.3 प्रश्नावलियाँ थी 7.1, 7.2, 7.3, तो इसमें 7.3 और 7.2 के कुछ सवालों को हटा दिया गया। ठीक है, तो ये भी पास होने के लिए रामबाण प्रश्नावली है, 7वीं प्रश्नावली सिंपल प्रश्नावली। नेक्स्ट 5वीं यूनिट में देखा जाए 8वीं प्रश्नावली जो आपकी त्रिकोणमिति है। ठीक है, त्रिकोणमिति से भी बहुत सारे सवालों को हटा दिया गया है। तो आपको एक तो जो साइन कोस टेन की सारणी है वो याद रखनी है, और पूरी सारणी के आधार पर आपकी ये 8वीं प्रश्नावली हल हो जाएगी। त्रिकोण अनुपात, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणीय मिति अनुपात और सर्व समीकरण दे रखी है, अपन सिंपल है, और ऊंचाई और दूरी के आधार पर कुछ सवाल आएंगे, उनके थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो पूरी सारणी के आधार पर अपन आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट 6ठी यूनिट वृत्तों से संबंधित है। वृत्त में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, सिंपल है, और थीटा का मान इसमें दे रखा होगा, तो ये वृत्त से संबंधित है, इसको अपन निकालेंगे। 12वीं प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, जैसे बेलन का आयतन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या शंकु का आयतन, ये वाले जो आकृतियाँ होती हैं इनके क्षेत्रफल के बारे में 12वीं प्रश्नावली में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 13वीं प्रश्नावली है अपनी सांख्यिकी। सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका और बहुलक, सिंपल सी प्रश्नावली है, हमेशा बड़ा सवाल आता है या हर साल। माध्य, माध्यिका, बहुलक, इसके आधार पर भी अपन सवाल करेंगे। माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या है, और बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। सिंपल से सूत्र है और सूत्र में केवल मान रख के आसानी से अपन सवाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है पास होने के लिए। नेक्स्ट 14वीं प्रश्नावली प्रायिकता, और प्रायिकता तो सिंपल सी प्रश्नावली जो 9th क्लास में भी आपने पढ़ी है, और प्रायिकता की एक ही प्रश्नावली है, लगभग 14-15 सवाल है इसमें से, जो आसानी से अपन कर लेंगे। तो ये गणित और विज्ञान का जो सिलेबस था अपन ने इसमें बात की थी। आगे अपन बात करेंगे अपन गणित और विज्ञान के जो लेसन आपके प्रश्नावलियाँ दे रखी है उसमें से कोशिश करूँगा हर लेसन आपको
हर लेसन आपको समझा सकूं मैं और हर प्रश्नावली के सवाल आपको समझा सकूं। तो जुड़े रहना अपने इस सांवलिया क्लासेस के चैनल से। आगे बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी सांवलिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपके 10वीं का जो गणित और विज्ञान का जो कोर्स है, कोशिश करूँगा पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पर करवा दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपन आगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।